नमस्कार, मैं आशीष सिंह टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की जो प्रक्रिया है बहुत ही अच्छे से जारी होगी। तो साथियों, हमने भारत के सामान्य परिचय के विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके विषय में हमने देखा है, जिसमें आपने देखा होगा भारत के नामकरण के विषय में बातचीत हो या फिर भारत की राजधानियों के विषय में बातचीत रही हो। और इसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से भारत की स्थिति और विस्तार के विषय में एक एक करके हमने चर्चा की है। और इसी के अगले क्षण में आपने देखा कि हिंद महासागर के महत्व के विषय में, सीमावर्ती देशों के विषय में, और इसके साथ साथ कल हम लोगों ने सीमावर्ती देशों को समाप्त करने के पश्चात भारत की भौगोलिक माप के विषय में भी देख लिया है। तो आइए सभी लोग जल्द से जुड़ जाइए। इसके बाद आज हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों के विषय में चर्चा करेंगे। तो रीटा पांडे जी हैं, निधि सिंह हैं, दीपशिखा हैं, आरपी चौहान हैं, विकास जी हैं और अल्पना हैं, आर्टमैन जी हैं, हरि गोविंद जी हैं और नगमा जी हैं, विकास हैं, स्मिता है, अमरकांत हैं और अपने फौजी साथी रविंद्र भी हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई की जो प्रक्रिया है अच्छे से जारी होगी। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं कमेंट भी देखता हूं, मेरी नजर लाइव चैट पर और कमेंट पर भी बनी रहती है। क्लास के बाद मैं उसको देखता हूं, तो आप सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से बातों को रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ते जाइए। तो आइए कुछ प्रश्नों के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला प्रश्न है, भारत की संपूर्ण भौगोलिक आकृति, भारत की संपूर्ण भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? आकृति किस प्रकार की है? आप सभी लोग बताइए, आखिर भारत की कुल भौगोलिक, याद रखिएगा, संपूर्ण भौगोलिक जो आकृति है वो किस प्रकार की है? बताएं तो सभी लोग फटाफट। हालांकि ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन दुविधा ना रहे इसीलिए यहां पर आपको मैं बता रहा हूं इस प्रश्न को। और इसके विषय में आप देखेंगे कि संपूर्ण भारत की आकृति कैसी है, और आप बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो आकृति है इसके विषय में भी आप सभी लोग अपना अपना मत करें। ठीक है, एक बात तो ये रही। दूसरा प्रश्न है साथियों, दूसरा प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध का देश है? भारत किस गोलार्ध का देश है? सभी लोग बताएं, भारत किस गोलार्ध का देश है? सभी लोग स्पष्ट तरीके से साथियों जवाब दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको बताएंगे। इसके बाद बौद्ध धर्म ग्रंथों में भारत के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया था? किस नाम का प्रयोग किया गया था? थोड़ा सा ये क्वेश्चन बताइए तो मैं आप सभी लोगों के जवाब रीड करने जा रहा हूं। पहले क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन का एक बार पुनः सभी लोग जवाब दीजिए। भारत की संपूर्ण भौगोलिक आकृति कैसी है? तो जाहिर सी बात है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको लिखाया था कि चतुष्कोणीय है। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय आकृति। भारत की संपूर्ण भौगोलिक संरचना चतुष्कोणीय है। बहुत ही शानदार जवाब आप लोग आ रहे हैं। और आपने प्रायद्वीपीय जो आकृति देखी होगी वो त्रिभुजाकार मैंने आपको बताया था। कौन सा त्रिभुजाकार? मैंने इसके विषय में बताया था। भारत किस गोलार्ध का देश है? भारत किस गोलार्ध का देश है? आप सभी लोग बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर कंट्री है, अर्थात भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। बहुत ही शानदार साथियों। और बौद्ध धर्म ग्रंथों में भारत के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया था? तो आप सभी लोगों ने बताया कि जम्बू द्वीप कहा गया।
बहुत ही शानदार। जम्बू द्वीप आप लोगों ने कहा, ठीक है। कोई जल्दीबाजी हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों का जो जवाब होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए। रविंद्र जी हैं, उन्होंने सही जवाब दिया। रेणु जी हैं, रीता पांडे हैं, पुनीत प्रजापति हैं, अमरकांत हैं, रीना मिश्रा हैं, और इसके साथ साथ श्वेता जी हैं, रेणु हैं, दीपशिखा हैं, धीरज है। सभी लोगों ने शानदार जवाब दिया। इसके बाद देखिए हम लोग 2-3 प्रश्न और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भारत की एक दिवसीय राजधानी बनने का गौरव किस शहर को प्राप्त हुआ? भारत की एक दिवसीय अर्थात एक दिन की राजधानी बनने का गौरव किस शहर को प्राप्त हुआ? सभी लोग बताएं। ये प्रश्न रहा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति विश्व की कुल स्थलीय स्थिति का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? सभी लोग बताएं तो भाई। ये 2 प्रश्नों के जवाब आप सभी लोग बताइए। बहुत ही शानदार जवाब। प्रयागराज, बहुत से लोग प्रयागराज लिख रहे हैं या फिर इलाहाबाद लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, दोनों स्पष्ट हैं, कोई समस्या नहीं है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने लिखा कि 2.4% हमारे देश की कुल स्थलीय सीमा, विश्व की कुल स्थलीय सीमा का 2.4% है। बहुत ही शानदार जवाब। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। अब आइए हम लोग आज के क्लास की चर्चा करते हैं। एक नया चैप्टर है। मैं फिर से कह रहा हूं कि सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। भारत के भौतिक प्रदेश के विषय में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेश के विषय में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। समझे ध्यान से। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के विषय में हम आपसे चर्चा करने वाले। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसको पहले कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, ठीक है। ध्यान दें सभी लोग। जैसा कि साथियों विदित है कि हमारा जो देश अर्थात भारत है वो साथियों राजनैतिक रूप से आप देखेंगे, राजनैतिक स्वरूप में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो देश है इसको अगर राजनैतिक स्वरूप में देखेंगे तो ये साथियों एशिया महाद्वीप का देश। अब आप तो जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का लगभग सा भाग किसके अंतर्गत आता है? अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है। ये बात तो समझ में आ रही है। तो यहां से मन में प्रश्न आता है कि क्या अगर भारत एशिया महाद्वीप का देश है तो भारत अंगारा लैंड का हिस्सा होगा? इसका उत्तर आप देंगे नहीं। भारत राजनीतिक रूप से एशिया महाद्वीप का देश है, लेकिन भौगोलिक रूप से आप देखें, भारत को भौगोलिक रूप से आप देखेंगे तो ये साथियों गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग है। आगे चल के इसके विषय में हम आपको बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो भारत राजनीतिक रूप से एशिया महाद्वीप का देश है और भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो साथियों ये गोंडवाना लैंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे साथियों तो भारत में प्राचीनतम भू आकृतियों से लेकर नवीनतम भू आकृतियां पाई जाती। आप देखेंगे तो सामान्य रूप से पूरे विश्व यानी हमारी पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हमारी पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो धीरे धीरे ये संकुचित हुई और ठंडी होकर एक स्फेरिकल बॉडी के रूप में
सुनिश्चित हो गई, एक गोलीय पिंड की भांति ये सुनिश्चित हो गई। जब ये सुनिश्चित हो गई साथियों, तो आप देखेंगे कि हमारी पृथ्वी का अपना एक कालखंड रहा है, हमारी पृथ्वी के समय का एक कालखंड रहा है। और इस कालखंड को आप सभी लोग जानते हैं कि इसे हमने महाकल्प के रूप में देखा। याद रखिएगा, महाकल्प होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ईरा कहते हैं। महाकल्प का दूसरा भाग क्या होता है साथियों, तो महाकल्प का दूसरा भाग युग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इपोच कहते हैं। और युग का जो है सब जो भाग होता है उसे सक कहते हैं, अर्थात पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड कहा जाता है। इतनी बातों को आप समझिए। अब ये जो महाकल्प होते हैं, इनको सामान्य रूप से हमने 5 भागों में बांट रखा है। 5 भागों में सामान्य रूप से हमने बांट रखा। एक है प्री पैलियोजोइक युग है, एक प्री पैलियोजोइक युग है। आप इस युग में देखेंगे तो सामान्य रूप से प्री कैम्ब्रियन युग की जो स्थिति है, याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन युग की स्थिति, यानी यहां पर आपको विचार करने वाली बात है, जब से हमारी पृथ्वी बनना स्टार्ट हुई तो महाकल्प का निर्धारण किया गया। उस महाकल्प में आपने देखा कि जो प्री पैलियोजोइक महाकल्प था, जिसे हम क्या कहते हैं, अद्य महाकल्प कहते हैं, उस महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन युग में, याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन युग में अगर सबसे पहले किसी भी टोपोग्राफी का निर्माण होता है तो उसका नाम है साथियों अरावली। इसका मतलब यह है कि अरावली विश्व का, भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, सबसे प्राचीनतम पर्वत है। इसका मतलब भारत में विश्व की सबसे प्राचीनतम भू आकृति पाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम महाकल्प के 5 हिस्सों की बातचीत करें तो एक प्री पैलियोजोइक है और दूसरा साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि पैलियोजोइक युग है। तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बातचीत करें तो सेनोजोइक युग है साथियों, सेनोजोइक युग है। सेनोजोइक युग के बाद आप देखेंगे तो मेसोजोइक युग है और सबसे लास्ट में नियोजोइक युग है। यानी इन 5 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, इसी तरह सिनोजोइक है ना, इसी तरह आप सिनोजोइक के बाद इयोसीन और ये लास्ट में आप देखेंगे। तो ये जो तीसरे नंबर वाला है इसे याद रखिएगा सेनोजोइक युग कहा जाता है। इस सेनोजोइक युग में हमारे हिमालय का निर्माण हुआ, हमारे हिमालय के विभिन्न क्रमों का निर्माण हुआ। जैसे कि आप सब लोगों को विदित है कि जो ट्रांस हिमालय है वो टर्सरी युग में, याद रखिएगा, सेनोजोइक युग के टेरेसरी युग में इसका निर्माण हुआ। इसके बाद बृहद हिमालय का ओलियोसिन युग में निर्माण हुआ। इसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय का ओलियोसिन में, और लोअर हिमालय की बातचीत करें साथियों तो ये मायोसीन युग में इसका निर्माण हुआ। और शिवालिक हिमालय की बातचीत करते हैं तो प्लायोसीन युग की बातचीत। यानी मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आप ये क्लियर हो जाए कि भारत प्राचीनतम भू आकृतियों से लेकर नवीनतम भू आकृतियों तक पाया जाता है। यहां पर भू आकृतियां पाई जाती हैं। आप देख रहे हैं कि अगर पृथ्वी के कालखंड का निर्धारण होता है तो अद्य महाकल्प से शुरुआत होती है और अद्य महाकल्प में ही सबसे पहले प्राचीनतम भू आकृति अरावली का निर्माण होता है। यहां पर इतनी बातों को आपको समझना है। इसका मतलब भारत का इतिहास, भारत का जो इतिहास है या भारत की भौगोलिक संरचनाओं का जो इतिहास है, कालखंड है, वो उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी का उत्पत्ति का। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से ही हमारे देश में जो है चीजें निर्मित होना प्रारंभ हुई। और आपने देखा कि प्री कैम्ब्रियन युग हो या फिर धारवाड़ क्रम की चट्टाने हो या फिर विंध्यन क्रम की चट्टाने हो या फिर कुडप्पा क्रम की चट्टाने हो या फिर साथियों दक्कन ट्रैप की स्थितियां हो, हमारे देश में सब कुछ यहां पर पाई जाती। तो नवीनतम में हिमालय और प्राचीनतम में अरावली। आप सभी लोग हमको बताइए, क्या ये बात, ये जो शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द के विषय में ये पूरा आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताएं सभी लोग। इसके बाद फिर मैं आगे की बातचीत करता हूं। अल्पना पांडे जी ने लिखा कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो रही है। यहां तक दोस्तों क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? कोई समस्या तो नहीं आ रही है? यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है? यहां तक स्पष्ट है? तो जब हमारे देश में प्राचीनतम भू आकृतियों से लेकर नवीनतम भू आकृतियां पाई जाती है,
तो सोचिए, अलग अलग संरचना है, अलग अलग स्थिति है। आप इस भारत के विषय में सोच कर तो देखिए कि साथियों, ये जो भारत है, इस भारत के विषय में अगर हम देखें तो भू आकृतियों के विषय में मैंने अभी आपको बताया, भू आकृतियों के विषय में बताया। याद रखिएगा, प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक। जलवायु के विषय में बताया, जलवायु के विषय में बताया। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में हिमालय रीजन पे आप जाएंगे तो हमेशा भूमध्य सागरीय शीतोष्ण जलवायु या टेम्परेट क्लाइमेट बना रहता है, और साउथ में आप जाएंगे तो हमारे देश में ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन बनी रहती है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय स्थिति की है, यानी वैश्विक स्तर की। यानी आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल भी नहीं है और सिर्फ और सिर्फ टेम्परेट भी नहीं है, अर्थात दोनों है। इसी प्रकार साथियों, अगर वर्षा क्षेत्र के विषय में बातचीत किया जाए, हमारे देश में ऐसे भी रीजन है, हमारे देश में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर 2% की वर्षा होती है। याद रखिए, 2 सेंटीमीटर वर्षा होती, 2 सेंटीमीटर वर्षा होती। आप लेह को देख सकते हैं, आप कारगिल को देख सकते हैं, आप बटालिक को देख सकते हैं, आप राजस्थान में जैसलमेर को देख सकते हैं, बीकानेर को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है मथुरा को देख सकते हैं। वहीं भारत में आप देखेंगे तो विश्व के सर्वाधिक किसी भी स्थान पर होने वाली वर्षा क्षेत्र भी स्थित है। मेघालय राज्य है जिसे क्लाउड स्टेट कहा जाता है, और चेरापूंजी के माउसिन राम नामक स्थान पर बहुत ही ज्यादा वर्षा होती है, 1300 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा की स्थिति अगर देखें तो गोरखपुर क्षेत्र में पाई जाती है। हमारे देश में, याद रखिएगा, हमारे देश में आर्द्र भूमियां भी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ढेर सारे वेटलैंड्स हैं हमारे देश में। वर्तमान समय में 39 वेटलैंड्स हैं, और इसके साथ साथ आप देखेंगे दलदली क्षेत्र है। रामसर संधि 1971 ईस्वी का हम सभी लोग 1987 ईस्वी से पालन करते चले आ रहे हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं, इन्हें प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है, नेचर की किडनी कहा जाता है। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि दलदली क्षेत्र है तो हमारे देश में शुष्क क्षेत्र भी आप देखेंगे। शुष्क क्षेत्र बर्फीले भी हैं और रेतीले भी हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, बर्फीले भी हैं और रेतीले भी। बर्फीला लेह लद्दाख सियाचिन का क्षेत्र, और रेतीला राजस्थान का थार क्षेत्र, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कुल मिला के यह है कि हमारे देश की जो विविधता है, इतनी ज्यादा विविधता है कि ये किसी एक देश की नहीं हो सकती है, विश्व स्तर की है। इसलिए भारत को उपमहाद्वीपीय देश भी कहा जाता है, इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट कंट्री भी कहा जाता है। तो साथियों, इतने बड़े भारत की अलग अलग स्थितियों के कारण आप देखेंगे तो भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में और 6 उप भौतिक प्रदेशों में इसे बांटा गया है। तो अगर इतनी बातें सब कुछ क्लियर हो तो साथियों, सबसे पहले हम इसको लिखना चाहेंगे और लिखकर फिर आगे की बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग इजाजत दें, आदेश करें साथियों, अच्छे से हम लोग इसको लिख लें। बताएं। चलिए भाई, आरपी चौहान जी ने लिखा 71 हो गई है, तो हो सकता है कि करंट में जो है कुछ बातें होती हैं कि हो सकता है। बिल्कुल अल्पना जी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आरपी जी आए साथियों, आए हम लोग इसके विषय में लिखते हैं। भारत का भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन। सभी लोग यहां पर अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे। अब आप मेरे साथ लिखते भी चलिए, अब टाइप करना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत, ध्यान दीजिएगा, भारत राजनैतिक रूप से एशिया महाद्वीप, याद रखिएगा, ये अंगारा लैंड का हिस्सा माना जाता है, का देश है।
राजनैतिक रूप से एशिया महाद्वीप का देश है, परंतु भौगोलिक रूप से यह गोंडवाना लैंड का मुख्य भाग है। यहां तक समझ में आया? मुख्य भाग है। भारत की जलवायु, ध्यान दीजिएगा, भारत की जलवायु, भू आकृति, अपोहन प्रणाली, मृदा विस्तार, आदि की महाद्वीपीय, याद रखिएगा, महाद्वीपीय विशेषता पाई जाने के कारण आप देखेंगे, महाद्वीपीय विशेषता पाए जाने के कारण इसे उपमहाद्वीपीय देश, यानी आप देखेंगे तो इसे सब कॉन्टिनेंट कंट्री कहा जाता है। यहां तक हो गया। आगे समझिएगा, भारत की भू आकृति के आधार पर चार मुख्य प्रदेशों व 6 उप प्रदेशों में बांटा गया। प्रदेश का मतलब रीजन जिसे कहते हैं, प्रदेश में बांटा गया। तो साथियों, इतना सभी लोग नोट करिए। इसके बाद फिर मैं उन चारों भौतिक प्रदेशों का एक चित्र बनाऊंगा और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। ठीक है? स्पष्ट करें साथियों, स्पष्ट करें। रेणु वर्मा, आरपी चौहान जी, रविंद्र तिवारी और देखिए खुशबू यादव आज पहली बार जुड़ रही हैं। क्या खुशबू जी? जरूर जवाब दीजिए। हरि गोविंद सिंह साहब है, निधि है, भास्कर हैं, अन्य हमारे बहुत से मित्र हैं, नगमा जी हैं। आप सभी लोग बताइए कि क्या ये जो बातें मैंने आपको समझाई थी, ये वास्तव में समझ में अगर बातें आई हो तो देखिए, मैं पूरी बातों को तो यहां पे नहीं लिखा पाऊंगा क्योंकि समझाना एक अलग बात है। उनकी बातों का जो सार होता है वही चीज ही यहां पर लिखाया जाता है। क्या आप सभी लोग इसको हमेशा के लिए क्लियर रखोगे? बताएं सभी लोग। यहां पर एक चित्र बनेगा और उस चित्र के आधार पर चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा। भौतिक प्रदेश, साथियों, हम भौतिक प्रदेश का एक चित्र आपके सामने बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उसके विषय में बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे।
यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर भारत के भौतिक प्रदेशों के विषय में बातचीत करें तो यहां पर पहला ध्यान दीजिएगा, उत्तर का विशाल पर्वत, विशाल पर्वत माला, इसके विषय में एक एक करके हम आगे बातचीत करेंगे। दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान। तीसरा नंबर पर प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, और इसके बाद साथियों तटीय मैदान, तटीय मैदान व द्वीप समूह। ठीक है, आइए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। जो पूरी तरह से व्हाइट कलर का पूरा भाग है साथियों, ये जो व्हाइट रंग का पूरा भाग है, आप इसको हिमालय के रूप में देख सकते हैं। किस रूप में देख सकते हैं? हिमालय के रूप में इसको आप देख सकते हैं। ये जो भाग है ये हिमालय के रूप में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा, ये जो हरे रंग का भाग है, याद रखिएगा साथियों, दूसरा जो है ये हरे रंग का भाग है। ठीक है, हरे रंग का भाग है, तो आप इसको यहां से समझ सकते हैं। ठीक, ये जो हरे रंग का भाग है साथियों, यहां से आप इसको समझ सकते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो भाग है, ये जो भाग है पूरी तरह से लाल रंग का है, याद रखिएगा लाल रंग का है। इसे आप प्रायद्वीपीय उच्च भूमि मान सकते हैं। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे, सबसे लास्ट में ये जो आप देखेंगे तो ये साथियों तटीय मैदान है, तटीय मैदान है, और ये द्वीप समूह है। तो कुल मिला के अगर हम देखें इसके विषय में, यहाँ पे हम लिख दें कि ये पहले नंबर को इंडिकेट करता है उत्तर भारत का पर्वतमाला। ठीक है, ये जो आपका है ये दूसरे नंबर को इंडिकेट करता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा जो ये लाल वाला भाग है इसे हम प्रायद्वीपीय उच्च भूमि कहते हैं। और द्वीप और ये तटीय भागों को मिलाकर आप देखेंगे तो ये चौथा नंबर हो गया। इसको सभी लोग अच्छे से इस डायग्राम को सुनिश्चित कर लें, फिर आगे बढ़ें। जी, खुशबू जी ने कहा कि आज मेरा पहला क्लास है, तो खुशबू जी पुराने जो कुछ लेक्चर हो चुके हैं, छूटे हैं, प्रयास करिए कि एक एक दिन जो है अतिरिक्त समय देकर उनको आप क्लियर कर लें। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार कोई समस्या हो तो लाइव क्लास में आप बता सकती हैं कि सर यहाँ पर हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, उसको यहाँ पर जरूर उसका समाधान किया जाएगा। बताएं दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है साथियों? सभी लोग बताएं, आदेश करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम लोग बातचीत करते हैं उत्तर भारत या उत्तर के विशाल पर्वतमाला के विषय में। आइए इसके विषय में पहले समझिए। उत्तर का विशाल पर्वत, उत्तर का विशाल पर्वत माला अर्थात साथियों हिमालय। तो इसके विषय में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, आइए सभी लोग इसको पहले सुनिश्चित कर लें। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हिमालय के साथियों सबसे पहले हम परिचय के विषय में देखेंगे। हिमालय के परिचय के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हिमालय
हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर और उधर अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम देखें तो समान रूप से 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है, लगभग 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, और पूर्व में इसकी चौड़ाई घटकर लगभग 150 किलोमीटर तक आ जाती। ठीक है, ये तो एक सामान्य सी बात रही। हिमालय संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हिमधनालय अर्थात हाउस ऑफ आइस। ऐसा मोड़दार पर्वत जो अभी यूथ है, नया है, अभी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो धीरे धीरे लगभग ये स्नो कवर्ड हो चुका है, इसलिए इसे हिमधनालय संस्कृत भाषा में कहा गया है। ठीक है, ये बात आपको समझना है। फिर इसके बाद परिचय के बाद जो है इसमें हम बातचीत करेंगे इसके निर्माण के विषय में। इसके निर्माण के विषय में बातचीत करेंगे तो साथियों, हिमालय पर्वत का जो निर्माण है उससे संबंधित दो महान भूगोलवेत्ताओं की परिसंकल्पनाएं हैं। पहला, अगर आपने नाम सुना होगा कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत अर्थात कोबर जियोसाइक्लिन थ्योरी के विषय में आपने सुना होगा। इसके विषय में हम समान रूप से चर्चा करेंगे। और दूसरे नंबर पर आपने देखा होगा कि आइजक, याद रखिएगा, आइजक और मोर्गन तथा हेरी हेस द्वारा दिया गया जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, वो हिमालय के निर्माण के संबंध में हम बातचीत करेंगे। यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, इन दोनों के विषय में हम सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विषय पर आधारित है, और इसे क्रेडल ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। उनके सिद्धांत को पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। पर्वतों का पालना, वो जो झूला टाइप का होता है उसे कहते हैं। वहीं आप देखेंगे तो जो प्लेट विवर्तनिकी वाला है उसमें किस प्रकार से यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस के बीच में टकराने से होता है, जिसमें भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकती है, और इसके बाद आप देखते हैं समय समय पर हिमालय के विभिन्न स्थितियों का निर्माण होता चला जा रहा है। साथियों, निर्माण के बाद फिर हम किस पर बातचीत करेंगे, इसकी विशेषता के विषय, इसकी विशेषता के विषय में बातचीत करेंगे। मैंने आपसे खुद कहा था कि आप सभी लोग यूपीएससी या यूपीपीएससी कंपटीशन की नर्सरी के पहले छात्र हो, यानी नर्सरी के छात्र हो, यूपीपीएससी की नर्सरी हो आप सभी लोग। इसलिए हमें उन मुद्दों को भी समझना होगा जो ऐतिहासिक विशेषता रखते हैं, क्लाइमेटिक विशेषता रखते हैं, इन सब के विषय में समझना होगा। जैसा कि आपको विदित है कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में एक किलेबंदी जैसा है। अगर आप प्रायद्वीपीय भारत से देखें तो हिमालय की स्थिति तलवार की भांति है। हिमालय की स्थिति तलवार की भांति है, और अगर इसका सैटेलाइट इमेज लिया जाए तो अर्धचंद्राकार है। इसकी विशेषता, जलवायु विशेषता यह है कि ये साइबेरिया की ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। भारत में साइबेरिया की ठंडी हवाओं को साथियों आने से रोकता है। इसी प्रकार हिमालय हम भारत जैसे देश को भौगोलिक दृष्टिकोण से, भूसामरिक दृष्टिकोण से अन्य देशों से सुरक्षित भी करता है, अन्य देशों से सुरक्षित भी करता है। कहा जाता है कि हिमालय को लांघकर इसके विभिन्न दर्रों का प्रयोग करते हुए, कभी कभी आपने देखा होगा खैबर दर्रा है, बोलन दर्रा है, गोमल दर्रा है, इन सब दर्रों का प्रयोग करके विदेशी आक्रांता हमेशा भारत आते रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई देश पूर्ण रूप से हमारे देश पर अधिकार करके अभी तक अपनी स्थिति को बनाए रखे। तो इस प्रकार से हिमालय के जलवायु और ऐतिहासिक महत्व को हम बताते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और हिमालय में आप सभी लोग जानते हैं कि इसका विभाजन की बातचीत करेंगे।
हिमालय का जो विभाजन होगा साथियों, ये दो स्वरूपों में होगा। एक क्या रहेगा? प्रादेशिक विभाजन। आप सभी लोग भी सोचते होंगे कि ये प्रादेशिक विभाजन क्या होगा? प्रादेशिक होगा। और एक ऊर्ध्वाधर विभाजन होगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के महान ज्योग्राफिस्ट सिडनी बराड के अनुसार जो हिमालय है उसका प्रादेशिक विभाजन कुछ इस प्रकार से किया गया कि हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, जिसे कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा गया, कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा गया। दूसरा साथियों कुमाई हिमालय है। तीसरा आप सभी लोग जानते हैं नेपाल हिमालय है। और चौथा असम हिमालय है। इसका मतलब यह है कि प्रादेशिक जब आप विभाजन करते हैं तो कश्मीर या पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु के बीच में है, यानी उत्तर में सिंधु है, उसके फिर दक्षिण में सतलज के बीच में। सतलज से काली नदी के बीच में स्थित जो प्रादेशिक विभाजन है वो कुमाई हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा, काली से तीस्ता नदी के बीच में हिमालय का जो विभाजन है दोस्तों, वो आपका नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय, ये वही नेपाल हिमालय है जिसे गंगा नदियों का नेचुरल वाटर टैंक कहा जाता है। इसी प्रकार तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक आप देखेंगे तो ये असम हिमालय। वहीं ऊर्ध्वाधर हिमालय की बातचीत करें कि किस प्रकार से ये टर्सरी काल में बनना प्रारंभ हुआ। और आप देखेंगे टर्सरी काल में समान रूप से जो सिनोजोइक युग है, आपने देखा होगा सिनोजोइक युग है, उसमें समय समय पर टर्सरी काल में ट्रांस हिमालय, ओलियोसिन में आपने देखा होगा बृहद हिमालय, मायोसिन में आपने देखा होगा लोअर हिमालय, और इयोसिन में आपने देखा होगा किस प्रकार से जो शिवालिक हिमालय है उसका निर्माण अपना होता है। यानी सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना और सबसे लास्ट में साथियों शिवालिक हिमालय बना। अर्थात हिमालय की सबसे नवीनतम जो स्थिति है वो शिवालिक। तो इस प्रकार से इसका विभाजन होगा। और विभाजन के बाद इसमें जो भू-आकृतियां है, भू-आकृतियां कैसे, अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि भू-आकृतियां कैसे। जैसे साथियों याद रखिएगा श्रेणियां हैं, श्रेणियों के विषय में। इसी तरह हिमनद या ग्लेशियर हैं। इसी प्रकार साथियों दर्रा है। दर्रा के बाद साथियों चोटियां हैं। यहां तक समझ में आ रहा? चोटियां हैं। इन सब के विषय में यहां पर हम लोग बातचीत एक एक करके करने वाले हैं। ठीक है। और भू-आकृतियों को समझने के बाद इसमें कुछ विविध चीजों को भी हम देखेंगे कि आखिर ITSZ क्या है, इंडो तिब्बत सचर जोन क्या है। याद रखिएगा विविध में हम लोग देखेंगे ITSZ क्या है, MCT क्या है, MBF क्या है और HFFF क्या है। इसका मतलब यह है कि कुछ भी साथियों छूटने वाला नहीं है, ये आपको पूर्ण रूप से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। तो इसको किस प्रकार बड़े साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है आप देख सकते हैं कि पहला पार्ट ये है, मैंने इसको विभाजित किया, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट आपका ये है। इन तीनों पार्ट्स को, हिमालय को जब हम पढ़ेंगे तो साथियों ना तो कोई दर्रा छूटेगा, ना तो कोई घाटी छूटेगी, चाहे वो गलवान घाटी हो, चाहे वो नेलांग घाटी हो, चाहे वो मरखा घाटी हो, चाहे वो साथियों रैंप घाटी हो, वो चाहे दिहांग घाटी हो, वो चाहे कार्बी हो, चाहे वो आपका कोरबा हो, कुछ भी आपको छूटने वाला यहां पर घाटियों में नहीं। वो चाहे पिन घाटी हो, फूलों की घाटी हो, सब कुछ हम आपको पढ़ाएं। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और ये हमको बताइए कि इसकी जो पृष्ठभूमि है, हिमालय पहाड़ को पढ़ने की जो रूपरेखा है, क्या आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई? और अगर आ गई हो तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये जो रूपरेखा है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमको बताइए समझ में आया सब कुछ। बताएं खुशबू जी, समझ में आ रहा है? खुशबू जी थोड़ा सा, हमें अन्य सदस्यों पर तो पूरा भरोसा है क्योंकि वो रेगुलर रहे हैं, और खुशबू जी चूंकि आज ही जुड़ी है तो हो सकता है समस्या आज आ रही हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। क्योंकि वास्तव में भौतिक विभाजन बिल्कुल भारत के सामान्य परिचय से एक अलग बात हो जाती है। बताएं सभी लोग।
आइए फिर शुरुआत हम लोग करते हैं हिमालय के परिचय से। हिमालय के साथियों परिचय से इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, हिमालय संस्कृत भाषा, संस्कृत और हिंदी देवनागरी लिपि से निकली है भला, इसीलिए लिपि को मदर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। हिमालय संस्कृत भाषा के दो शब्दों हिम धन आलय से मिलकर बना है, जो अति ऊंचाई या जो अति ऊंचा होने के कारण बर्फ से ढका रहता है। इस कारण हिमालय को बर्फ का घर कहते हैं। बर्फ का घर, हाउस ऑफ आइस कहते हैं। ये बात सबको समझ में आई? आगे ध्यान दीजिएगा, हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक अर्धचंद्राकार, याद रखिएगा ये किसके माध्यम से है? सैटेलाइट इमेज के हिसाब से है अर्धचंद्राकार, तथा तलवार की भांति। अब साथियों ये कहां से है? प्रायद्वीपीय भारत से देखने पर, ठीक है। इसके जो हमने लिखा उसके साक्ष्य भी दे रहे साथ में, कि भांति 2400 किलोमीटर तक विस्तारित है या विस्तार तक है। विस्तार यहां पे लिखा है चूंकि, इसलिए तक फैला है, ठीक है। ये तो सामान्य रूप से इसके विषय में बातचीत रही। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसके विषय में ये बातचीत रही। फटाफट सभी लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे बातचीत करता हूं। रेणु वर्मा जी, समझ में आना भी चाहिए। खुशबू जी आपने भी लिखा कि समझ में आ रहा है। अगर हमारे नए नए जो सम्मानित सदस्य हैं उनको समझ में आ रहा है तो बाकी मुझे पूर्ण पर भरोसा है सब लोगों पर कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है परिचय तक? आइए आगे बढ़ते हैं। हिमालय का निर्माण सिनोजोइक महाकल्प
अब ये याद रखिएगा, ये जो महाकल्प है ना, कालखंड का तीसरा कल्प, तीसरे नंबर पे आने वाला है। महाकल्प के विभिन्न युगों, अब वो युग कौन से हैं याद रखिएगा। वो युग है, पहला है टर्सरी काल, इसको याद रखिएगा। टर्सरी काल में साथियों ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ओलिगोसीन। ओलिगोसीन में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। तीसरा है मायोसीन। इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा हिमालय का कब निर्माण हुआ। मायोसीन, इसमें क्या लिखेंगे तो लघु हिमालय। और इसके बाद बचता है शिवालिक। शिवालिक याद रखिएगा, शिवालिक बचता है। ये किस युग में है तो ये आप देखेंगे तो प्लायोसीन में है। याद रखिएगा कौन से सीन में, प्लायोसीन में। कौन सा है, शिवालिक, ठीक है। अब प्रश्न ये बनता है कि ठीक है, विभिन्न युगों में, और ये युग कहां पर है, इस प्रकार से युगों में हिमालय के का की जगह के विभिन्न भागों का निर्माण हुआ। ये बात समझ में आ रही है। ये हिमालय के विभिन्न भाग हैं और उनसे निर्माण संबंधित ये समान रूप से सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आने वाला ये युग है ना। भागों का निर्माण हुआ। अब आगे समझिएगा, जो विश्व का सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत है। नोट करें साथियों, हम निर्माण की प्रक्रिया में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। काल का समय समाप्त हुआ, कालखंड का। अब इसके बाद इसमें कोबर और आपने देखा होगा मोर्गन की जो संकल्पनाएं उस आधार पर हम देखेंगे। ठीक, दीप शिखा जी ध्यान दीजिएगा। एक होता है प्री पैलियोजोइक, ठीक है, तो प्री पैलियोजोइक एक हो गया। दूसरा फिर हम क्या करते हैं, पैलियोजोइक, ये दूसरा हो गया। तीसरा है, याद रखिएगा, तीसरा कौन सा साथियों, अगर हम देखें तीसरा तो सीनोजोइक युग है। बिल्कुल आपने सही कहा, सीनोजोइक, हमने तीसरा ही तो लिखा, सीनोजोइक, ठीक है। चौथा कौन सा है तो आपने देखा होगा कि चौथा आपका सीनोजोइक के बाद है। याद रखिएगा सीनोजोइक, ये आपका कौन सा है, ये तो आपका कौन सा आप लिख रहे हैं, ठीक, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ऐसा तीसरा है मेसोजोइक है, इसके बाद सीनोजोइक है। तो बिल्कुल अगर इस आधार पे हम देखें तो ये चौथे नंबर पर आता है। और अगर ये जो अद्य महाकल्प के पहले की स्थिति को अगर इसको हम हटा देते हैं तो जाहिर सी बात है ये किस नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इसका मतलब ये पहला हो जाएगा, इसका मतलब पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगर पूर्व वाले को हम हटा देते, जैसे आज के पहले, यानी आज से ये काम शुरू हो रहा है, आज के पहले वाले को हम नहीं मानेंगे, तो नहीं हटाते हैं तो जाहिर सी बात है तीसरे नंबर पर आ रहा है। यहां पर आपको ध्यान देना, ठीक है, ये बात मैंने कहा। तो आप सभी लोगों के जवाब भी आए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपने लिखा।
अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमालय के निर्माण से संबंधित, हिमालय के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण परिसंकल्पना निम्न भौगोलिक, ध्यान दीजिएगा, निम्न भूगोलविदों द्वारा दी गई है। तो देखिए पहला कौन सा है, तो आप देखेंगे, आप इसके विषय में ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, भूसन्नति सिद्धांत है, पहला है भूसन्नति सिद्धांत। और ये सिद्धांत कौन देते हैं, तो कोबर महोदय का नाम सुने होंगे, कोबर महोदय है। और साथियों इनके सिद्धांत को याद रखिएगा, पर्वतों का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्वतों का पालना कहा जाता है। ये समान रूप से पहला परिसंकल्पना रही। दूसरा आप देखेंगे तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। और साथियों ये मोर्गन है, बहुत से इसमें है, मोर्गन महोदय है ना, मोर्गन है, आइजक हैं, ठीक है, ये महोदय इनके द्वारा इसका दिया गया। तो कल साथियों इसके विषय में आएंगे, इन दोनों के विषय में हम जियोसिंक्लिन जो है सिद्धांत है उसके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को समझे होंगे। कल जब हम आएंगे तो इन दोनों सिद्धांतों का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए हिमालय की विशेषताओं को जब बताएंगे, हिमालय की जब विशेषताओं को साथियों रखेंगे, हिमालय की विशेषताओं को जब रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा खंड समाप्त हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके विषय में भी हम कल एंट्री ही कर जाएंगे। धीरे धीरे साथियों चलता रहेगा, बातों को अच्छे से समझते रहिए। आज कोई खास मानचित्र की आवश्यकता नहीं थी साथियों, खास मानचित्र की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा आपको चित्र नहीं बनाए। जब मैं कल आऊंगा साथियों तो आप देखेंगे कि हिमालय के एक उस पार्ट की जहां पे हमें आवश्यकता होगी उसको हम जरूर आपको दिखाएंगे। ठीक है, आज इतनी ही आवश्यकता थी इसलिए इतना ही बनाया गया। तो आप खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, सभी लोग बताएं क्लियर है। नगमा जी ये समझ में आ गया है। एक बार पुनः हम खुशबू जी से बातचीत करेंगे कि भाई बातें समझ में आ रही हैं। रविंद्र तिवारी जी हैं, प्रियंका गुप्ता है और बाकी हमारे जितने भी अन्य सदस्य हैं जो अभी यहां पर उपलब्ध नहीं है, बाद में वो देखते हैं, वो भी कमेंट करके आप बताइएगा कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आप जरूर उस पर बात करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक हमारे मित्र है, उन्होंने कहा था कि सर चाइना, ये जो आपका भाग है, ये वाला जो भाग है ये तो आपने बता दिया था, ये वाला तो आपने बता दिया था सर, है ना। तो इसको जो है जाहिर सी बात है पीओके के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि ये जो भाग है भाई इसके साथ जो सीमा लगती है इसे एलओसी कहते हैं और ये वाला जो भाग है उसे एलएसी कहते हैं। ये वाला जो भाग है वो अक्साई चीन का है। तो ये जो सीमा है गलवान घाटी के माध्यम से समान रूप से अलग होती है। गलवान घाटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां 2 किलोमीटर अंदर तक, जहां गलवान घाटी के आसपास 2 किलोमीटर तक ना तो चीन की सेना को हथियार बंद आने की इजाजत है और ना ही भारतीय सेना को हथियार लेकर यहां पर आने की इजाजत है, अर्थात 2 किलोमीटर दूर ही इसके विषय में रहे। लेकिन ऐसा साथियों पालन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो आपका अक्साई चीन है, अक्साई चीन क्षेत्र है, ये याद रखिएगा 1962 में एक संधि हुई थी और उस शिमला समझौते में चूंकि हमारा भारत का और चीन का युद्ध हुआ था, उस समझौते में जाहिर सी बात है हमें कहीं ना कहीं संधि को करना पड़ा था।
ठीक है, तो ये सब बातें हैं, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।